इजराइल का बेरूत पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। पहली बार F-35 से यह भीषण हमला हुआ है। F-35 का इस्तेमाल किया गया है। F-35 लड़ाकू विमान से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। इजरायली हमले में बेरूत में भारी तबाही मची है। कई इमारतों पर मिसाइल दागी गई है। ये देखिए, जब यह हमला हुआ उसके बाद किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है। कई बड़ी इमारतें नेस्तनाबूद हो गई, तबाह हो गई और बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। ضربي على القائم عم نشيل المنقذين هون على الجاموس حد القائم شباب ورانا الغارة هياها هون और देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले में बेरूत में हर तरफ बर्बादी। बमबारी से कई इमारतें तबाह हो गई हैं। 16 से ज्यादा लोगों की मौत। ये देखिए आप, मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत का यह हाल है, जहां पर इजराइल की तरफ से बमबारी की गई और उसके बाद का आप मंजर देखिए। हर तरफ बर्बादी के निशान आपको नजर आ रहे, चीख पुकार। هيدي هون حد القائم। जी तो इजरायली हमले में धुआं धुआं हुआ बेरूत और मिसाइल अटैक से हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी। मिसाइल हमलों से कई इमारतें तबाह हुई हैं, कई बिल्डिंग को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। ये देखिए तस्वीरें बेरूत की, जब F-35 से इजराइल की सेना ने हमला किया बेरूत को। نحكي شباب ورانا الغارة هياها هون तो बेरूत में तबाही का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, एयर स्ट्राइक में एक और इमारत कैसे तबाह हो गई। हर तरफ दिखाई दे रहा है सिर्फ मलबा ही मलबा। तो बेरूत पर यह अभी तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है, सबसे बड़ा हमला है जिसको इजरायली सेना की तरफ से अंजाम दिया गया। F-35 का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद मिसाइलें बरसाई गई हैं। कई इमारतें खाक हो गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई है। 5 बच्चों की भी इस हमले में मौत हुई है, जो खबर आ रही है। ضربي على القائم عم نشيل المنقذين كل شباب انا ضمن जी हां, तो F-35 की गर्जना चंद सेकंड में बेरूत तबाह हो गया। पहली बार टारगेट ये किया गया F-35 के माध्यम से। और देखिए बेरूत में F-35 से ये जो हमले हुए उसके बाद किस तरह की तबाही यहां मची है। हिजबुल्लाह के ठिकाने टारगेट किए गए हैं और उन पर हमला किया गया है। बिल्कुल, तो तबाही कैसी मची हुई है, कैसे बदला लिया गया है। टारगेट पर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे जहां पर बमबारी की गई, F-35 का इस्तेमाल किया गया। 10 से ज्यादा इमारतें इसमें ध्वस्त हो गई। और इसके अलावा यह आपको बता दें, हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के बाद यह जवाबी प्रहार इजराइल की तरफ से। बिल्कुल, इससे पहले कि हिजबुल्लाह कोई बड़ा अटैक करता, यह बड़ा हमला हुआ। 16 से ज्यादा लोगों की जान गई है और ये हमले जो हुए हैं उसमें भारी नुकसान हुआ है, जो इमारतें थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका। अब खास बात आप फटाफट समझिए, इजरायली हमले के बाद बेरूत में इमरजेंसी लगा दी गई है, आपातकाल वहां पर घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, और देखिए इजरायली हमले में जिस तरह से लोगों को अब अलर्ट रहने को कहा गया है, साफ इसका मतलब है कि हिजबुल्लाह को पता है कि आने वाले समय में ये हमले जारी रह सकते हैं। करेंगे इस पर बात। हमारे साथ चर्चा के लिए पूरा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए स्टूडियो में, और महेश सचदेव पूर्व राजदूत हमारे साथ है। साथ ही हमारे 2 सहयोगी मनीष झा हमारे संवाददाता और सुमित चौधरी इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, सबसे पहले आप ही से ये सवाल, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, क्या यही एकमात्र पॉलिसी इस वक्त इजरायल अपना रहा है? देखिए, इजरायल के इस हमले ने दरअसल 42 साल बाद इतिहास का एक चक्र को पूरा किया है। आखिरकार इब्राहिम अकील कौन था जिसे इस हमले में मारा गया? 42 साल पहले अप्रैल 1983 में उसी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर जो हमला हुआ था, जब एक कार में 900 केजी एक्सप्लोसिव के साथ अमेरिकी दूतावास को उड़ा दिया गया था और 60 से अधिक लोग मारे गए थे। उसमें यही इब्राहिम अकील शामिल था, जिसे कल इजरायली हमले में मारा गया है। तो कहिए कि इतिहास का एक चक्र पूरा हुआ है। ये जो बिल्डिंग हम दिखा रहे हैं, कुछ हफ्ते पहले हमारे सहयोगी सुमित यहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे कि ये बेरूत के दहिया का वो इलाका है जो काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए कि किस प्रिसाइज अटैक के तहत उसी बिल्डिंग को मारा गया जहां पर इब्राहिम अकील है। और इब्राहिम अकील उस समय क्या कर रहा था? इब्राहिम अकील उस वक्त हिजबुल्लाह और एक फिलिस्तीन के संगठन के साथ ज्वाइंट मीटिंग कर रहा था, जब इजराइल की एजेंसी को एक्यूरेट लोकेशन होने की पता चली और उसके बाद F-35 से उस पर स्ट्राइक किया गया। तो ये एक तरह से इजराइल का
और अमेरिका का 40 साल से इंतजार करने के बाद अब तक का वो जो बदला है वो पूरा हुआ था। लेकिन इजराइल ने इसके जरिए एक मैसेज दिया है अमेरिका को भी, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, तो हमारा दुश्मन भी आपका दुश्मन होना चाहिए, तो है। और अमेरिका भी इस जंग में हर तरह से इजराइल की मदद करेगा। ठीक है अश्विनी श्रीवास्तव सर, आपसे मेरा सवाल देखिए ये है, अभी एक दिन पहले हमने खबर दिखाई थी तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और इसमें बताया गया था कि कैसे बड़े हमलों को अंजाम दिया जाएगा, स्ट्रेटेजी तैयार की गई थी और अगले 48 घंटे बड़े क्रूशियल बताए गए थे। क्या वो बैठक और ये जो हमले वो इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल करुणा, इसमें कोई शक नहीं। ये देखो, एक आप इजराइल ने अपना मन बना रखा है कि भाई हिजबुल्लाह को मिलिट्री कैपेबिलिटी को नष्ट करना है, क्योंकि अभी हमास की 70 से 80% मिलिट्री कैपेबिलिटी में कमी आई है, मगर हिजबुल्लाह जो कि 3 से 4 गुना ज़्यादा ताकतवर है हमास से, और उसके पास 1,500 के करीब एक प्रकार टैंक्स हैं, उसके पास 1.5 लाख के करीब लड़ाकू हैं, और करीब 1.5 लाख के करीब उसके मिसाइल रॉकेट हैं। अगर अभी हिजबुल्लाह को इजराइल ने छोड़ दिया तो आने वाले समय में हिजबुल्लाह इजराइल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और इसीलिए ये जो कार्रवाई की है, जो आप बता रहे हैं, पेजर्स और कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से साइबर अटैक किया, काफ़ी कैजुअल्टी की, और इससे पहले कि जो हिजबुल्लाह अटैक कर पाए, इन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया इजराइल ने। और ये जो बैरूट में अटैक किया है F-35 से, ये जुलाई के बाद पहली बार अटैक किया है, जब फवाद शकूर को मारा था, जुलाई में कमांडर था जो कि हिजबुल्लाह का था। और इसके अंदर जो इब्राहिम अकील एक बहुत टॉप कमांडर है, ये हिजबुल्लाह का, इसको मार गिराया। तो मेरे को लगता है कि इजराइल ने मन बना लिया है हिजबुल्लाह को के साथ मुठभेड़ होगी, उसके नष्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हो सकता है इस लड़ाई का दायरा बढ़े, ईरान इसमें जंप कर सकता है, इसीलिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। और तो मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हैं, इससे पहले कहीं ना कहीं इस लड़ाई का दायरा बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस। सर, और सवाल तो ये भी है कि इतना बड़ा फैसला, इतने बड़े ऑपरेशन की तैयारी और इतने बड़े मकसद के लिए क्या बिना अमेरिका के सपोर्ट, बिना गाइडेंस के इजराइल ये करेगा? ये सवाल भी, इस पर भी हम चर्चा आगे करेंगे। और देखिए, बेरूत हमले में हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी चोट पहुंची है। हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा कमांडर मारे गए। टॉप कमांडर इब्राहिम अकील भी मारा गया है। इब्राहिम अकील ऑपरेशन सिस्टम और रवादान फोर्स का चीफ था। इब्राहिम अकील पर अमेरिका ने 60 करोड़ का इनाम रखा था, लेकिन अब उसे मार गिराया गया है इस ऑपरेशन में। और देखिए एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में भीषण बमबारी हुई है। हेडक्वार्टर में छिपा था कमांडर इब्राहिम अकील। इजरायली डिफेंस फोर्स की स्ट्राइक में हेडक्वार्टर कैसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, ये आप देखिए। तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बेरूत की, जहां पर हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर और यहीं पर इब्राहिम अकील मौजूद था, जिस पर एक के बाद एक मिसाइल के जरिए हमला किया गया। ये देखिए दो तस्वीर, एक तरफ इब्राहिम अकील की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि मारा गया है इजरायली सेना के हमले में, और दूसरी तरफ उसी हमले की तस्वीर जिसमें इब्राहिम अकील की मौत हुई है। जी हाँ, तो इजराइल का ऑपरेशन अकील, कुछ महत्वपूर्ण बातें बिग वॉल के माध्यम से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि खबर क्या है, जो बड़ी खबर है वो क्या है। ऑपरेशन अकील, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर इब्राहिम अकील मारा गया, उसका खात्मा हो गया। इब्राहिम अकील की बात करें तो देखिए, फौज शुक्र के बाद ये दूसरा टॉप कमांडर था जिसको खत्म कर दिया है इजराइल ने। बिल्कुल, और देखिए उसके बारे में यह भी खबर, ऑपरेशन सिस्टम और खादान जो रवादान है, माफ कीजिएगा, रवादान जो फोर्स है उसका चीफ था इब्राहिम अकील, जिसको खत्म किया गया। इसके अलावा अमेरिका ने 60 करोड़ रुपए का जो इनाम है वो भी इस पर रखा था। बिल्कुल, 1983 में यूएस दूतावास में हमले का यह मास्टरमाइंड था, जैसा मनीष थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, और गैलीली पर कब्जे की रणनीति वो बना रहा था, लेकिन उसके पहले उसका खात्मा हो गया। इसके साथ ही 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर हमला हुआ था, आपको याद होगा बीते साल 7 अक्टूबर जैसे हमले का प्लान बाकायदा इब्राहिम अकील बना रहा था और इसको अब खत्म कर दिया गया। सुमित, किस तरह से जिस स्ट्रेटजी का एक दिन पहले हम जिक्र कर रहे थे और उसके बाद इब्राहिम अकील का मारा जाना, ये कितनी बड़ी कामयाबी इजरायली सेना के लिए देखी जाए। करना ना सिर्फ ये कामयाबी, इससे पहले भी आपको याद होगा फौज शुक्र को भी
दाहिया के इलाके में ही मार गिराया था। दाहिया वो इलाका है जो बेरूट के आउटस्कर्ट्स में है। इसको एक बहुत संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करना ना के बराबर है। यहाँ पर कहा जाता है कि हर बिल्डिंग में बड़े बड़े बंकर बनाए गए हैं ताकि अगर इजराइल हमला करे तो फिर हिजबुल्लाह के कमांडर्स को छुपाया जा सके। लेकिन फिर भी इजराइल ने वो कर दिखाया। दाहिया के अंदर 1-1.5 महीने के बाद दूसरा बड़ा सुमित, अटैक है। क्योंकि आप खुद लेबनान में थे, आप खुद बेरूत में थे, ये जो हमला है क्योंकि अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला इजराइल की तरफ से माना जा रहा है, कितना अलग है ये? देखिए बिल्कुल अलग इसलिए क्योंकि इसमें एक साथ कई जगहों पर दाहिया को ही एपिसेंटर मानकर बड़े अटैक किए गए। और अभी हम बता रहे थे कि कैसे अकील के बारे में इन्वॉल्वमेंट थी। तो अकील ना सिर्फ 80s के दौर के अंदर जहां पर ना सिर्फ अमेरिकन एम्बेसी को उड़ाने का, जर्मन के लोगों को किडनैप करने का, बल्कि अभी लगातार जो क्रॉस बॉर्डर जो आप कह सकते हैं मिशन चला रहा था उसका मास्टरमाइंड भी बताया जाता है। फौज शुक्र लगातार अपने नीचे कमांडर्स को उसके लिए ट्रेन करता था। लेकिन अकील के बारे में कहा जाता है कि पूरी स्ट्रैटेजी कब कहां पर कैसे मूवमेंट होगी वो अकील ही डिसाइड करता था, और कहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा वो भी अकील ही डिसाइड करता। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो लगातार मोटोला की बात कही जा रही थी, जो लगातार बाहर से इक्विपमेंट लाने की बात कही जा रही थी, वो भी अकील का ही डिसीजन था ताकि हम पकड़ ना सके। लेकिन इजराइल ने ना सिर्फ उनके उस पूरे टेक्निकल आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम को उड़ाया, बल्कि उसके मास्टरमाइंड या फिर उसके स्ट्रैटेजिस्ट को भी मार गिराया। तो ये बड़ी कामयाबी है इजराइल के लिए। बिल्कुल सुमित, इजराइल के लिए बहुत कामयाबी बड़ी है। न सिर्फ कमांडर मारा गया बल्कि अगर स्ट्रैटेजिक लिहाज से देखें आगे की जो भी प्लानिंग चल रही थी उसको भी इजराइल ने हैम्पर कर दिया। राजेश सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे वॉर में F-35 की ऐसी एंट्री, इसके क्या मायने हैं, ये कितना बड़ा एस्केलेशन है इस वॉर का, और दूसरा ये कि अब पूरा जो चित्र है वो कितना बदला हुआ नजर आ रहा है। अभी तक तो बात हो रही थी कि चलिए एक प्रॉक्सी तरीके से दोनों लड़ रहे थे, लेकिन ये तो डायरेक्ट कैपिटल पर, राजधानी पर हमला है, वो भी F-35 के एंगेजमेंट के साथ। रवि, F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है और मेरे ख्याल से जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हिजबुल्लाह ने बॉर्डर के आसपास लगाए हुए थे उसको चीर कर ये चला गया है बेरूत की तरफ। और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है F-35 के पास। तो जब उनके पास इंटेलिजेंस मिली कि ये इस बिल्डिंग में है, मेरे ख्याल से F-35 एक ऐसा जहाज़ है जो बिल्डिंग ही नहीं एक दरवाजे या खिड़की के अंदर भी बॉम्ब डाल सकता है। तो ये जो टेक्निक उन्होंने यूज़ करी है पहली बार, एयर टू सरफेस मिसाइल, आजकल उनकी एक्यूरेसीज जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और स्टेल्थ मोड में अगर जाएं तो इंटरनल बे में उस मिसाइल को जो है रखा जाता है और एन मौके पर बे खोल करके और मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो मेरे ख्याल से जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है उसके लिए सबसे उत्तम है F-35, और यही इजराइल ने किया, यही स्ट्रेटजी इजराइल ने बनाई कि F-35 को यूज़ करें। और उसके बाद जो है अब जो नज़ीरे सामने आ रहा है, अब आप देखें जब पेजर और वॉकी टॉकीज पे अटैक हुआ तो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम जब ध्वस्त हुआ तभी जाके इंटेलिजेंस मिली कि कहाँ पे है। क्योंकि जो जितने भी हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे वो पेजर्स यूज़ कर रहे थे, मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे थे, तो नेचुरली जो है उनकी लोकेशन ट्रैक करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जैसे ही ये पेजर और वॉकी टॉकी पे अटैक हुए उसके बाद कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो उन्होंने यूज़ किया होगा, और तभी अकील को लोकेट किया गया और मारा गया। आप देखिए 40 साल से उनके पीछे पड़े थे, अभी तक पकड़ नहीं पाए। लेकिन बिल्कुल राजेश सर, और देखिए पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट जो हुआ इसके बाद ही माना जा रहा था कि इजराइल एक बहुत बड़ी तैयारी करके बैठा हुआ है। एक और बड़ी खबर का सर रुख कर रहे हैं। बेरूत में हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। नेतन्याहू ने क्या कहा? हमारा लक्ष्य बेहद क्लियर है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रहेगा हमारा ऑपरेशन। गैलेंट ने यह भी कहा उत्तरी इजराइल में लोगों की सुरक्षित घर वापसी तक यह ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा। और तेल अवीव में आईडीएफ चीफ हावेली की बड़ी बैठक, हावेली की वॉर कमांडर्स के साथ मीटिंग। बैठक के बाद आईडीएफ चीफ का बड़ा बयान, हिजबुल्लाह के साथ जंग में अब कोई रेड लाइन नहीं है। यह कह दिया गया है रेड लाइन नहीं है, इसका मतलब साफ है कि अब खुलकर हमले होंगे, खुलकर लड़ाई होगी, अब कोई सीमा, कोई बंधन नहीं माना जाएगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू का ऑर्डर है बेरूत में बारूदी बवंडर। जी हां, नेतन्याहू की तरफ से जो कहा गया इसके मायने क्या है? हमारा लक्ष्य बेहद क्लियर है। मायने क्या है? हिजबुल्लाह के खात्मे तक
ये लड़ाई, ये युद्ध जारी रहेगा। इसके अलावा योव गैलेंट जो रक्षा मंत्री इजराइल के, उनकी तरफ से क्या कहा गया? लेबनान में ऑपरेशन जारी रहेगा। मायने यह है कि और विनाशक हमले होंगे और इसका ट्रेलर ये मानकर चलिए बेरूत में दिखा भी दिया गया है। इसके अलावा जो हालेवी हैं, जो कि आईडीएफ चीफ है, उनकी तरफ से कहा गया हिजबुल्लाह से जंग में अब कोई रेड लाइन नहीं है, यानी कि अब एकदम स्पष्ट है। मायने क्या है? आईडीएफ का ऑपरेशन सफल हुआ है, हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंची है। अब खास बात आप समझिए, बेरूत हमले के बाद इजराइल में हाई लेवल मीटिंग इस वक्त हो रही है। आगे की रणनीति को तैयार किया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट ने आगे की रणनीति पर चर्चा की, क्योंकि पता है कि इसके बाद हिजबुल्लाह बड़ा कदम उठाएगा। खास बात क्या, आईडीएफ चीफ ने वॉर कमांडर के साथ प्लान को तैयार भी कर लिया गया है। और महेश सचदेवा सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। महेश सचदेवा सर, देखिए मैं एक बयान का जिक्र करना चाहूंगा। अमेरिका की तरफ से अब यह मान लिया गया है कि अब इजराइल और लेबनान के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में हालात वो बन गए हैं कि अब इसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। और जो हुआ बेरूत में, इसके बाद आप क्या देख पा रहे हैं? जी, ये सवाल सबके दिमाग में होगा इस समय कि अगला कदम किस तरफ जा रहा है। और आपने ये पूछ करके उन लोगों को प्रतिबिंबित किया है। अब मेरे हिसाब से ये जो अप्रत्याशित चीज़ों की जो लड़ाई हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी का एक्सट्रीम तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल हाईटेक की तरफ जा रहा है, जबकि हमास जिसको कि 7 अक्टूबर को सफलता मिली थी अप्रत्याशित कर पाने में, वो बिल्कुल लो टेक की तरफ जा रहा है। और हिजबुल्लाह ने जो किया है वो मीडियम लो टेक की तरफ जाने का, जो उन्होंने वॉकी टॉकी और पेजर्स का इस्तेमाल करके किया है, उसकी विफलता सामने आ रही है। तो मेरे हिसाब से उनको भी अब ये लो टेक की तरफ जाना होगा और एक उस तरह के अप्रत्याशित तरीके अपनाने होंगे ताकि इजराइल उन पर दोबारा से काबिज ना हो, उनके ख़िलाफ़ जासूसी ना कर पाए। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको सबसे बड़ा जो उनके सामने हथियार है वो ये है कि उत्तरी इजराइल में नागरिकों को, जो 60,000 के आसपास नागरिक वहाँ पर किबुत्ज़िम में रहते हैं, उनको वापस ना आने दिया जाए। और इसको इजराइल ने इसके ऊपर प्रति 3 माह $900 मिलियन खर्चे करने होते हैं उनको रखने के लिए, रिफ्यूज देने के लिए सेंट्रल इजराइल में। तो ये खर्चे उसके लिए एक महवर या लीवर का काम करेंगे, जो कि जिनको कि अगर रॉकेट छोड़ने से या हमले करने से या ड्रोन अटैक करने से अगर इस तरफ प्रतिबंधित किया जा सके, तो वो 60,000 लोग हमेशा के लिए वह उत्तरी इजराइल से मध्य इजराइल पर पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये उनकी सबसे नेतन्याहू की एक बड़ी विफलता होगी। बिल्कुल, और नेतन्याहू ने हालांकि इस पर साफ साफ बयान दिया है कि वो इस काम को पूरा करके रहेंगे, चाहे इसकी कीमत कोई भी हो। और बेरूत हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, बेरूत हमलों पर अब ईरान की धमकी भी सामने आ गई है। अब ईरान का धैर्य खत्म हो चुका है, ये ईरान की तरफ से कहा गया इजराइल को लेकर। इजराइल को जल्द जवाब देंगे। ईरान जो कि पहले से ही हानिया की मौत के बाद से आग बबूला है, और इसके बाद जो बेरूत में हुआ और जिस तरह से इब्राहिम अकील की मौत हुई है, इसके बाद ईरान और भी ज्यादा गुस्से में आ गया है और इजराइल को जल्द इसका जवाब दिया जाएगा, ये कहा गया है, धमकाया गया है। तो देखिए, ईरान का धैर्य खत्म होता जा रहा है और क्या माना जाए कि ये एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता जा रहा है जहां से महायुद्ध की शुरुआत होगी। कुछ अहम सवाल उस पर गौर करेंगे। पहला सवाल ये कि क्या इजराइल के साथ सीधी जंग में उतरेगा ईरान, क्योंकि अब जो हमले इजराइल कर रहा है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल के लिए अब हमले की कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं है। देखिए वजह क्या है, बेरूत हमलों के बाद बेहद गुस्से में है ईरान, ये वजह निकलकर सामने आ रही है। और IRGC ने क्या कहा, अब ईरान का धैर्य खत्म हो गया है। सेना प्रमुख बाघेरी ने क्या कहा, तो हानिया की हत्या का जवाब जल्द लेंगे, क्योंकि यह भी एक ऐसा मामला था जिसको लेकर ईरान काफी नाराज रहा, काफी गुस्से में रहा। मनीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष, ये समझना चाहेंगे आपसे कि ईरान काफी समय से बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है,
बदले की बात कर रहा है। और ये बात हम तब से सुन रहे हैं जब से हमास पर कार्रवाई शुरू की थी इजराइल ने, और तब से ईरान की तरफ से बड़े बड़े बयान आते रहे और इजराइल रुका नहीं। अब ऐसा क्या होगा जो ईरान कर पाएगा या उसकी शक्ति के अंदर है, उसकी कैपेबिलिटी के अंदर है, क्योंकि इजराइल तो कहीं नहीं रुक रहा, अनस्टॉपेबल हो गया है इजराइल, तेहरान से लेकर लेबनान से लेकर गाजा तक। देखिए ये बात तो सही है जो आपने कहा है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है जो ज्यादातर विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान डायरेक्टली भले ही ना लड़ रहा हो, लेकिन हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूती हो, ये सब भी एक तरह से IRGC के बटालियन ही समझिए आप, या ब्रिगेड समझिए, जो अलग अलग तरीके से उनसे लड़ ही रहा है। हाँ, जहां तक डायरेक्ट लड़ाई का सवाल है, क्योंकि इसमें बात यह है कि जब ईरान और इजराइल के बीच डायरेक्ट लड़ाई होगी तो उसका स्केल बहुत बड़ा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में अमेरिका की भी कोशिश है कि वो ना होने दें, और इसीलिए अमेरिका भी पुरजोर कोशिश कर रहा है। आपको ध्यान होगा इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद जब ये लग रहा था कि हमले होंगे और हर हालत में होंगे, लेकिन अमेरिका ने उसमें बहुत ज़्यादा अपना स्टेक इन्वॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से ईरान नहीं कुछ कर पाया था। लेकिन आने वाले समय में ये कब तक चलेगी, क्योंकि हमें यह भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, ये देखना होगा कि जिस तरीके से। लेकिन ये सारी चीजें मनीष, क्या ये सारी चीजें इजराइल की उस महत्वाकांक्षा पर गहरे आघात, गहरा चोट नहीं है जिसमें वो दुनिया के जितने मुस्लिम वर्ल्ड है उनका लीडर बनने का सपना देखता है? देखिए, मुस्लिम देशों का लीडर कौन होगा ये तो आने वाले समय में तब पता चलेगा जब इस जंग के बाद कौन कौन से मुल्क बचेंगे। लेकिन फिलहाल जो तैयारी चल रही है उसमें इजराइल को आगे करके अमेरिका जिस तरीके से अभी हमलावर है, उसके बाद ये तो माना जा रहा है, ज्यादातर विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये हफ्ते कुछ महीने की बात है, लेकिन ये जंग मिडिल ईस्ट में फैलेगी, और जब फैलेगी तो ये बड़ी बात मनीष आपकी तरफ से कही गई कि ये जो वॉर है वो बिटवीन द नेशन होकर नहीं रहेगी, बल्कि रीजनल वॉर में कन्वर्ट होती नजर आएगी। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, बेरूत हमले पर अमेरिका का बयान आप देखिए। इजराइल ने हमले की कोई जानकारी नहीं दी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा बिना जानकारी दिए बेरूत में हमला हुआ। तो क्या अब अमेरिका इससे गुस्से में है? क्या अमेरिका अब इस हमले के बाद नाराज है? क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका इजराइल के कई हमलों को लेकर अपनी नाराजगी वक्त वक्त पर जाहिर करता है, और इसके बाद अमेरिका का कदम क्या होगा यह भी देखना और समझना होगा। और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पेंटागन का बड़ा बयान, USS हैरी एस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को लेकर फैसला। 24 घंटे में पूर्वी भूमध्य सागर के लिए रवाना होगा USS हैरी। तो अमेरिका का हैरी अरब में बड़ी तबाही मचाएगा क्या? आशंका किस बात की? आप देखिए, इजराइल लेबनान की जंग अरब तक फैल सकती है, इस बात की पूरी आशंका है। जी हां, देखिए, जंग से पहले अमेरिका ने समुद्री तैयारी शुरू कर दी है और भूमध्य सागर में USS हैरी एस को भेज रहा है। साफ संकेत है कि अमेरिका की तैयारी क्या है। और USS हैरी के बारे में आप जान लीजिए, अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। 90 एयरक्राफ्ट इसमें एक साथ तैनात होते हैं। लंबाई चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं तो देखिए, 1092 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई 257 फीट है। काफी बड़ा कैरियर है ये। रणनीति क्या है? ईरान, लेबनान, यमन की घेरेबंदी करना, उन पर प्रेशर बनाए रखना, उन पर दबाव बनाए रखना। बिल्कुल, देखिए सिवास सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा, जो जॉन किर्बी बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो इजराइल की तरफ से किया गया लेबनान पर, बेरूत पर जिस तरह से बारूद बरसाया गया, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या इसको लेकर अमेरिका एक्शन में आएगा? क्या कोई नाराजगी जताएगा? क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं, अमेरिका की तरफ से कहा तो बहुत गया, लेकिन वो लगातार इजराइल के साथ सपोर्ट में खड़ा है। और USS हैरी की तैनाती, ये सब क्या बतला रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है करुणा कि कहीं ना कहीं इजराइल चाहता है कि ईरान इस लड़ाई में आए, और ईरान अगर एक बार लड़ाई में आ जाता है तो आप देखें कि अमेरिका को इजराइल के बिल्कुल साथ खड़ा होना पड़ेगा, और ईरान जो इजराइल की और अमेरिका की जो मिलिट्री माइट के आगे नहीं खड़ा रह पाएगा। उसकी इकॉनमी पहले ही खराब थी। USS रूजवेल्ट और USS ईसेनहावर पहले ही रेड सी में, और अब अभी जो USS हैरी भी डाल दिया, तो आप देखें कि कितने दर्जे का एक प्रकार फायर पावर अगर है अभी इजराइल के पास भी और अमेरिका के पास। अब जो अमेरिका कह रहा है कि जो बैरूत के अंदर हमला हुआ ये इनको बताया नहीं गया था, ये बातें तो बहुत देरों से हो रही है कि इजराइल वही चीज बताता है जो बताने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं चाहता इंटेलिजेंस लीक हो। ये जिस प्रकार से इब्राहिम अकील को मारा गया, एक प्राइस
प्राइज एक प्रकार से विक्टिम है ये, इसको मारना बहुत जरूरी था। अगर हो सकता अमेरिका को ये पता होता तो शायद ये लीक हो सकता था। तो ये सच्चाई है कि अमेरिका बार बार कहता रहेगा इजराइल को कि हमें आप लूप में नहीं डाले, मगर ये भी सच्चाई है अगर इस लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो अमेरिका के पास और कोई चॉइस नहीं है, वो इजराइल के साथ खड़ा है। आज भी वो इजराइल को जो वेपन है, अम्यूनिशन है, वो दे रहा है, यूके भी दे रहा है, यूरोप भी दे रहा है। और सच्चाई ये है ये लड़ाई फैलेगी मगर ईरान के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के चांसेस कम हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हौती रेबल तो आप और ये कह जो रहे हैं कि मिलिशिया हैं इराक और सीरिया में, आप ये उनके कह रहे हैं मदद कि से करें। प्रॉक्सीज के माध्यम से ही ये लड़ाई चलेगी आगे भी। और देखिए हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला, यानी कि हिजबुल्लाह भी लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है कि इजराइल को गहरे घाव दिए जाए। उत्तरी इजराइल पर दागे 20 रॉकेट, आयरन डोम ने गिराए हिजबुल्लाह के रॉकेट। उत्तरी इजराइल पर अब तक 170 रॉकेट अटैक। और वहीं एक और बड़ी खबर, इजराइल पर एक हमले का और वीडियो आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे हैं रॉकेट, ये आप देखिए। इजराइल पर एक और हमला किया गया। तो न सिर्फ इजराइल बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह भी कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हिजबुल्लाह ने भी बड़ी जवाबी कार्रवाई की। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, इजराइल पर रॉकेट दागे गए। उत्तरी इजराइल पर एक और बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और उत्तरी इजराइल पर हमले का एक और वीडियो सामने है, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने मेरोन बेस पर दागे हैं रॉकेट। हिजबुल्लाह ने लेबनान हमलों का बदला लिया इन रॉकेट हमलों के जरिए। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले का एक और वीडियो। इजराइल के सफद और गोलान में भी रॉकेट दागेगा हिजबुल्लाह की तरफ से। रॉकेट हमले के बाद आग कैसे लग गई, धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। और सुमित इस वक्त हमारे साथ है। सुमित, हमले दोनों तरफ से बहुत ज्यादा तेज है। क्या फुल फ्लेजेड वॉर जिसका हम जिक्र ही कर रहे थे, क्या उसकी शुरुआत मान ले हम? ये देखिए, ये तो तय है कि अब इजराइल के पूरे टारगेट पर या उसके पूरे फोकस में सिर्फ और सिर्फ इस समय हिजबुल्लाह ही है। पहले उसने अपने फर्स्ट फेज के अंदर हमास को आप देखें पूरा न्यूट्रलाइज कर चुका है और अब उसका फोकस है हिजबुल्लाह, और उसके बाद उसका फोकस हो सकता है हूती। इजराइल अपने सभी खतरों को अब न्यूट्रलाइज करना चाहता है ताकि आने वाले समय तक ये कभी भी सर उठा ना सके। और अभी लगातार, क्योंकि कल भी हिजबुल्लाह की तरफ से करीबन 130 के करीब रॉकेट दागे गए, और अब ये कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से कि जहां जहां से ये रॉकेट दागे जा रहे हैं, जहां जहां से ये लॉन्चर्स हैं, उसको बर्बाद कर दिया। पिछले 24 घंटे से ज्यादा के वक्त में 1000 से ज्यादा टारगेट को निष्क्रिय कर चुका है इजराइल, और दाहिया जैसे इलाके के अंदर टारगेट कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अब इजराइल की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर है कि अब इन इलाकों में क्लीन स्वीप यानी पूरी तरीके से सफाई कर दिया जाए। बिल्कुल, जो लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, उससे एक बात तो साफ है कि इजराइल रुकेगा नहीं, और जवाबी हमले भी हिजबुल्लाह कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह भी ऐसा कहना चाह रहा है कि वो झुकेगा नहीं, यानी कि ये युद्ध अभी भी चलता रहेगा आने वाले समय में। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।